आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 12th का मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था और न्यूमेरिकल लगभग आपने सॉल्व कर लिया था कि किसी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सेमी सर्कुलर है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, क्वाड्रेंट है तो कैसे निकालते हैं। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, जैसे एक इन्फानाइट वायर है, लॉन्ग इन्फानाइट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है। सेमी इन्फानाइट वायर है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। इस सारी कंडीशन पर आपने लगभग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करेंट कैरिंग लूप, यानी एक सर्कुलर करेंट कैरिंग लूप, एक लूप है, ये लूप हमें ऐसा दिख रहा है। अभी तक जो पढ़े बेटा, एक लूप हमने ऐसे लिया था, सर्कुलर लिया था, याद करो, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे। तो फार्मूला क्या बना था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए। किसी सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए। अब हमें इस सर्कुलर लूप से x डिस्टेंस पर या कोई भी डिस्टेंस मान लो, एक पॉइंट P है, कह रहा है इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यदि मान लिया जाए इस लूप का रेडियस कैपिटल R है। बहुत ध्यान समझना, एक सर्कुलर लूप है, इस लूप के सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट P है। पॉइंट क्या है, P है। इसी पॉइंट P पर हमें पूरे लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अब आपको एक चीज़ पता होगा कि आपने तो बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा था, बायो-सेवर्ट लॉ का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता था कि कहीं से एक छोटा सा लेंथ लेंगे, डीएल लेंथ, और ये करंट की डायरेक्शन यही है बेटा, ये करंट की डायरेक्शन थी, ठीक है। डीएल लेंथ, करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं, ये अंदर की तरफ, देखो ये लूप ऐसे है, ठीक है, ये लूप है, ठीक है, करंट ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है, करंट ऐसे अंदर की तरफ है, मतलब ऐसे देखो, ये एंट्री करते हुए करंट ये, ठीक है, अंदर से बाहर निकल रहा है। तो अगर हम बात करें बेटा, तो एक डीएल लेंथ ले लिया, डीएल लेंथ से इस पॉइंट P को मिलाया, ठीक है, कंफर्म हुआ, यहां तक समझ में आ रहा है सबको। अब डीएल और ये मान लो आर वेक्टर है, आर वेक्टर की डायरेक्शन ये, और डीएल की डायरेक्शन किधर होगा, कोई बता सकता है? डीएल की डायरेक्शन किधर होगा, डीएल लेंथ की डायरेक्शन किधर होता है, जिधर करंट की डायरेक्शन होगा, यही ना है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे 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 निकलता हुआ, ये करंट है। इनके बीच का एंगल ये 90 डिग्री, डीएल और आर के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। मान लो ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड किया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम ऐसे छोटे छोटे डीएल और भी कट कर लेंगे और सभी जगह से, सभी डीएल से हम इस पॉइंट P पर पहुँचेंगे। उसके बाद सबका एडिशन कर दे या इंटीग्रेशन कर दे, कोई एक लेकर के इंटीग्रेट कर दे। तो एक बार डीएल यहाँ लिया और दूसरी बार, ध्यान से समझिएगा, हम इसके ठीक अपोजिट डीएल ले रहे हैं, यानी ये करंट की डायरेक्शन और ये इक्वल एंगल मान लो थीटा, अभी भी एंगल 90 डिग्री, डीएल और आर के बीच का एंगल, डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री। बहुत ध्यान से समझना है, अभी भी ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर है। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कोई बता सकता है किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट P पर, पॉइंट P पर देखो, करंट इधर है, करंट इधर है, करंट किधर है, अंदर, पॉइंट किधर है, इधर, पॉइंट यहाँ है, देखो करंट जिस डायरेक्शन में, वहाँ पे अपना अंगूठा रख दो दाहिने हाथ का, यहाँ पॉइंट यहाँ है, देखो पॉइंट P यहाँ है ना, यहाँ बोलो भाई, पाम को पुश करो, पुश, पाम जिधर पुश करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नहीं समझ पाए भाई, करंट अंदर जा रहा था ना, करंट किधर जा रहा है, अंदर, और पॉइंट P इधर था, देखो करंट ऐसे अंदर, यहाँ पे पॉइंट इधर है, पाम को, हथेली को पुश करो, पुश, जिधर होगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ गए, नहीं समझ पाए?
चूंकि dB क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल लेंथ dl लिया था। यहां पर बताओ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? सोच के बताओ यहां पर क्या होगा? यहां करंट बाहर निकल रहा है, देखो लूप समझो ना, ऐसे करंट गया, ऐसे गया, बाहर आ गया। करंट यहां से अंदर गया, बाहर आ गया। यानी यहां करंट क्या आ रहा है? बाहर। करंट ध्यान से समझना, बाहर आ रहा है। इधर इधर इस पर डायरेक्शन बताना है हमको, डायरेक्शन इस पे बताना है। तो करंट बाहर आ रहा है, तो दाहिने हाथ का अंगूठा यहां रखेंगे, इधर बची हुई उंगलियों को किधर ले जाएंगे? जिधर पॉइंट है। पॉइंट किधर है? इधर। पॉइंट इधर है, नहीं है? पुश। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं समझ पाया अभी भी? अरे भाई डायरेक्शन बताना है, बता दिया हमने। यहाँ एक लाइन मैं ड्रा कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा? देखो ये dB, और याद रखना dB और r वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, ये पूरा परपेंडिकुलर होता है। ये r वेक्टर है ना, r और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा भाई, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, यहाँ भी थीटा। अच्छा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मैं इसको रफ पे यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। यही है ये, ऐसे ही तो है dB। क्या इस dB के दो कंपोनेंट बनेगा? हाँ बनेगा। एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा और दूसरा नीचे आएगा। इधर आएगा, यही ना आएगा। ऊपर वाला क्या होगा? कॉस की साइन। क्यों? हाँ बोलो भाई, ऊपर क्या होगा? अरे इस dB के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे। फिर समझो, एक लाइन ऐसे है, रिजल्टेंट है, इसका दो कंपोनेंट ऐसे और ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये वाला एंगल क्या होगा? कॉस की साइन। कॉस होगा, क्योंकि जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस में लेते हैं, जिसके साथ एंगल होता है वो किसको लेते हैं? कॉस में। तो ये वाला जो होगा वो बन जाएगा dB कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा? dB साइन थीटा। वैसे इस वाले के साथ निकालो, इसके साथ भी दो कंपोनेंट, एक यहाँ ऊपर और एक इधर बनेगा। ऊपर वाला क्या होगा? dB cos थीटा, और फिर यहाँ क्या बना? dB। देखो dB cos थीटा, dB cos थीटा अपोजिट है एक दूसरे के, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? दो बार dB sin थीटा, यानी दोनों बार dB sin थीटा बच गया। समझ में आ रहा है कंपोनेंट कैसे बना? देखो ज्योमेट्री थोड़ी समझनी पड़ेगी। ये एंगल समझ में आ रहा होगा सबको कैसे निकला है। वो dB sin थीटा समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? यानी हमें क्या करना है, अगर इस स्मॉल लेंथ के कारण, इस छोटे से लेंथ के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ध्यान समझना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, कहां पर? P पर, ड्यू टू स्मॉल लेंथ dl। छोटे लेंथ dl के कारण निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला μ0/4π आइडियल साइन थीटा। बेटा अगर मैं साइन थीटा की जगह 90 अंश लिख दो तो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? थीटा dl और r के बीच का वेक्टर होता है, तो dl और r के बीच 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर, तो डिस्टेंस r ही तो था, r स्क्वायर। तो dB बराबर क्या मिला? μ0/4π आइडियल बाई r स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सोच लीजिए भाई सभी लोग, समझ में आ रहा है कैसे आया है आइडियल बाई r स्क्वायर? और ये पूरी बात समझ में आ रहा है कैसे कंपोनेंट बना? यानी हर बार अगर हम कोशिश अब करें तो यहाँ का कंपोनेंट अपोजिट इसको लिया, तो इसके साथ देखो dB cos थीटा कैंसिल हो गया, बच जाएगा dB sin थीटा दो बार। अगर यहाँ का कंपोनेंट लोगे तो इसका अपोजिट यहाँ पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो फिर dB cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर दो बार dB sin थीटा बचेगा। यानी हर पार्ट का यदि अपोजिट कंपोनेंट लें, उसके ठीक सामने का कंपोनेंट लें, भाई कितनी बार भी तुम dl कट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? कट कर सकते हैं। और उसके सामने का कंपोनेंट लें, और अरे भाई ऐसे तुम सोचोगे कैसे मिला है? रिंग को ऐसे देखो, पॉइंट यहाँ है ना, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, ये दूरी बराबर है। यहाँ मान लो पॉइंट यहाँ है, ठीक है, ये रिंग ऐसे है,
पॉइंट ये है, इस पॉइंट से मिलाओ, ये कहीं से मिलाओगे तो ये डिस्टेंस देखो बराबर दिखाई दे रहा है, यानी आर हर जगह क्या आएगा, आर आएगा, नहीं आ रहा है, आर हर जगह इक्वल है, कांस्टेंट आएगा। यानी हमारे कहने का मतलब है हर बार तुमको dv cos थीटा dv sin थीटा मिलेगा। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाता है हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो जब बी नेट निकालेंगे बेटा तो बी नेट को इंटीग्रेट कर देंगे इसको db sin थीटा। अब क्वेश्चन उठता है सर आपने sin थीटा क्यों लिखा, क्यों नहीं 2db sin थीटा लिखा? या आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपने 2db sin थीटा क्यों नहीं लिखा? अरे भाई हमको हर बार यही तो बचेगा, हर बार देखो ये कट जा रहा है, बचेगा क्या? हर बार 2 बार बचेगा db sin थीटा। लेकिन हमने सिर्फ क्या लिखा इंटीग्रेशन में? यार तुम लिख सकते हो 2db sin थीटा, लेकिन जब इंटीग्रेशन करोगे तब ध्यान देना बेटा, जब 2db ले लिए तो आधे का ही इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि हर बार 2 बार मिल रहा है ना, तो इंटीग्रेशन सेमी सर्कल का करोगे, सर्कल का नहीं करोगे। हमने एक बार लिया है तो फायदा क्या हुआ, हम सर्कल का इंटीग्रेशन पूरे एक ही बार लिया है, भाई यहाँ ले लेते तो ये भी मिल जाएगा। तो 2 बार हमने नहीं लिखा, 2 बार नहीं लिखा तो हम पूरे सर्कल का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पूरे सर्कल का इंटीग्रेशन किया जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं सब लोग? यानी अब db की वैल्यू पुट कर दो तो बी नेट कितना होगा, होल इंटीग्रल, ये सर्कल का इंटीग्रेशन बताता है, db की जगह μ0/4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। समझ पा रहे हैं सब लोग? साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में बताओ कितना होगा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आर हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर बाई आर, क्यों आर बाई आर। तो क्या मिल जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल μ0/4 पाई, ध्यान देना आइडियल आर स्क्वायर आर बाई आर। कोई दिक्कत क्या बेटा? ये आर क्या है, ये आर क्या है उसका रेडियस, तो रेडियस तो कांस्टेंट होता है, यानी इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये तो पहले से कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन नहीं होगा। करंट भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन नहीं होगा। स्मॉल आर भी कांस्टेंट हो गया। देखो अभी मैंने बताया, इधर देखो ऐसे सर्कुलर लूप, पॉइंट यहाँ है, यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, हर बार आर बराबर हो रहा है। तुमको ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तुम समझ रहे हो सर कैसे मिलेगा? तुम लूप को ऐसे देखो, देखो मिलाओ, यहाँ से, हर बार आर क्या होगा, नहीं समझ पाए? लूप ऐसे देखो ना, थोड़ा एज्यूम करो ऐसे है, पॉइंट यहाँ है, इस वाले पॉइंट से मिलाओ, मिल गया, इस वाले पॉइंट से, हर बार तो आर बराबर आ रहा है, यानी आर भी क्या है, तो आर को भी बाहर कर दो, तो बाहर क्या कौन कौन आ जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई इंटू आर बाई आर क्यूब बाहर आ जाएगा, क्यूब, समझ पा रहे हो? इंटीग्रल में क्या बचेगा, समझ में आ रहा है? डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल, डीएल का इंटीग्रेशन, एल मतलब क्या, लेंथ, इसका लेंथ कितना होगा, सर्कल का लेंथ 2 पाई आर, सर्कल का लेंथ कितना, तो बी नेट बराबर कितना आ गया, μ0/4 पाई आई आर बाई आर क्यूब। ध्यान दो, डीएल की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर, डायरेक्ट लिख दो ना, क्या कैपिटल आर की स्मॉल आर, सोच के बताओ, कैपिटल आर की स्मॉल आर, कैपिटल आर भाई, आर क्या रेडियस है ना, आर क्या है, रेडियस है, तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से ये 2 बार में कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास बेटा, बी नेट बराबर क्या बचा, μ0/2, बताओ जरा, आई आर स्क्वायर अपॉन, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, कंफर्म यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? जरा सोच के बताओ, तुम्हारे पास गिवन क्या क्या था, स्मॉल आर गिवन था और एक्स गिवन था, ये नहीं ना गिवन था, ये तो मैंने बनाया है, अपने तरफ से हम लोगों ने ऐड किया है, तो इस आर को हटाना है। तो जरा इस ट्रायंगल में यदि पाइथागोरस लगाए, पाइथागोरस, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √r² प्लस x² होगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, √r² प्लस, सोच के देखो होगा कि नहीं होगा,
तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो इस आर की जगह इतना लिखो, तो बी नेट बराबर कितना मिला, μ0/2 आई आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर 3 पहले से था तो क्या 3/2 नहीं हो जाएगा? सोच के देखो, कंफर्म निकल गया बेटा। किसी सर्कुलर लूप से x यूनिट दूर, x यूनिट दूर, उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड μ0/2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। कोई दिक्कत यहाँ तक? पूरी बात समझ पा रहे हैं? जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए अब इसको समझते हैं आगे हम लोग। हो गया होगा ये तो, ठीक है। चलिए, क्या हुआ? बहुत हंस रहे हैं आप लोग भाई। देखो चलो समझते हैं आगे। अब फार्मूला याद हो गया, B = क्या हुआ, μ0/2, μ0/2, ध्यान दो बेटा इधर, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर ऐसा हो जाए x को इन्फिनिटी पे कर दो, x जहाँ पर निकालना वो इन्फिनिटी पहुँच जाए। अगर ये इन्फिनिटी पर पहुँच जाएगा तो पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, यानी b तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b 0 नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर मान लो जो तुम निकाल रहे थे कि x इतनी दूर था पॉइंट, अगर इसको करते 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 यहाँ पर ले आओ, कहाँ पर, सेंटर पे, तो सेंटर पर जब लाओगे तो धीरे 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 खत्म, यानी x कितना, 0। तो तुमने तो सेंटर के कारण फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, μ0/2 × I/R। चेक करके देखते हैं, इफ x 0 हो जाए तो बी नेट ध्यान दो, μ0/2 आई आर स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में आर स्क्वायर, ये तो 0 हो गया कि पावर 3/2, तो μ0/2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, एक आर कैंसिल, दो आर कैंसिल, तो क्या बच गया फार्मूला, μ0/2 × I/R, सिर्फ आर स्क्वायर कैसे आर, यही तो फार्मूला पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? सेंटर पर होता है मैग्नेटिक फील्ड, इतना होता ही नहीं होता है, निकल गया। अगर इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए कह दे तो इस चीज को ध्यान देना, ये प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस बी है, हमेशा ग्राफ इसका ऐसे बनेगा बेटा, दोनों ग्राफ एक ही तरफ। देखो x अगर इन्फिनिटी पर पहुंच जाए तो धीरे 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 b 0 हो जाएगा, और यदि x को 0 कर दो तो b तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू को टच कर लेगा। कंफर्म हुआ? ग्राफ कैसे, और ये पूरी टर्म समझ में आ रही है कैसे करना है? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज़ मैं और इसमें भी बता दे रहा हूँ तुमको, थोड़ा सा समझिएगा सभी लोग। तो फार्मूला पता ही है, अगर मान लो एक वही सर्कुलर लूप है, करंट की डायरेक्शन समझ में आ रही है, हमको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है, इस पॉइंट पर, इसके कारण भी इसके कारण भी आओ पहले, तो समझ में आना चाहिए तुमको किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दो, अंदर है करंट, पॉइंट इधर है, नीचे, ठीक है, यहाँ देखो बाहर है करंट, पॉइंट उधर, ऊपर, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर बनेगा, एक इधर, और यहाँ इधर, समझ में आ रहा है? ये दोनों कंपोनेंट कट जाएगा तो बचेगा ये, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हुआ, यही तो है मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ पाए? इस पॉइंट पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड, जरा सोच के बताओ जरा। करंट अंदर लेकिन पॉइंट इधर है, करंट अंदर, पॉइंट इधर है, पॉइंट इधर है, करंट अंदर, पॉइंट इधर है, इसके कारण। समझ पा रहे हैं? नहीं समझे? यहां देखो करंट बाहर, करंट बाहर, करंट बाहर, पॉइंट इधर, ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे,
सही है? सोच के बताना जरा। हाँ सही तो है भाई, नहीं समझे? मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से जरा सोचो, क्या इधर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो एक चीज समझ में आ रहा है, किसी कॉइल के दोनों एंड पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही तरफ है, देखो है कि नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी अगर हमें लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन। दिख रहा है? इज इन द, अरे भाई देखो इस पॉइंट पर भी इधर आ रहा है, इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है? सेम डायरेक्शन along the axis, किसके? along the axis, कहां पर? on either side of the loop, on either मतलब दोनों साइड पे, या तो उधर या तो उधर, either side of the loop। समझ पाए? यानी किसी भी सर्कुलर कॉइल के दोनों एंड पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगी। अगर इधर है तो इधर ही होगा, इधर है तो इधर ही होगा। कंफर्म हुआ? करंट के कारण कंफर्म सबको? नोट करिए जल्दी से इसको पूरा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, इंपॉर्टेंट हेडिंग फिर कर लो। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपना अपना ला देकर चले गए, बस उनको क्या था, पढ़ना तो आप लोग को है, उनको मतलब इससे नहीं था कौन सा लॉ दे रहे हैं कौन सा नहीं। ठीक है, हेडिंग डालिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। देखो एम्पियर्स सर्किटल लॉ से भी हम मैग्नेटिक फील्ड ही निकालते हैं। क्या निकालेंगे? भाई बहुत, अभी तो तुमने बायो सेवर्ट से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इससे भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन ये दूसरा मेथड है, एक अल्टरनेट मेथड है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं टू अल्टरनेट मेथड। अल्टर मत समझ जाना, अल्टरनेट मेथड किसके लिए? किसको निकालने के लिए? टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बात समझ में आ रही है? ये एक अल्टरनेट मेथड है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। कंफर्म? चलो अब इसको समझते हैं, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, फार्मूला बस रटना पड़ेगा आपको। अगर हम दो वायर ले लेते हैं, वायर के अंदर सिर्फ करंट बता रहे हैं, क्रॉस का मतलब इनवर्ड है, क्रॉस का मतलब, और डॉट का मतलब इसमें करंट I1 इनवर्ड है, इसमें करंट I2 आउटवर्ड है। वायर है दोनों, ये दोनों क्या है? हमने बस करंट बताया है कि एक में करंट इनवर्ड है और दूसरे में करंट, नहीं समझ पा रहे, एक में करंट क्या है? इनवर्ड है, दूसरे में आउटवर्ड। अब हमने बोला एक पॉइंट यहां पर P है, इसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द वायर। पूरी बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट P पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसके कारण? वायर के कारण। ठीक है, तो अभी तक तो आपने बहुत सारे रूल पढ़े भी हैं निकालने के लिए, नहीं पढ़ा है? एक वायर के कारण कैसे निकलता है, यहाँ पे दो करंट है, हो सकता है तीन करंट, चार करंट दे दे, हो सकता है एक करंट दे दे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या रूल है, ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको चीरते हुए, क्या करते हुए? एक लूप बनाइए। यहां निकालना है ना, समझ पाए? क्या बन गया? एक लूप बन गया, और इस लूप को एम्पियर्स लूप कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया? बोलो, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको चीरते हुए एक
लूप बनाइए और उस लूप को क्या बोलेंगे? एम्पियर्स लूप कहेंगे। कंफर्म? एम्पियर्स लूप कहेंगे। कभी कभार होता है बेटा कुछ करंट बाहर भी दिया होता है, I3 I4। देखो एक बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं, दिया तो है बाहर ये करंट, जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये सबके कारण पता चल जाएगा, I3 के कारण भी, I4 के कारण भी, बाहर जितने करंट हैं, लेकिन इन सब का यूज नहीं होगा। यूज सिर्फ जो अंदर है उसी का होता है। ये एक टेक्निक है, समझिए, बहुत बड़ी टेक्निक है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से, तो जो बाहर के करंट दिए हैं उसके कारण भी निकल जाता है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यूज हम इन दोनों का नहीं करते हैं, यूज जो अंदर है उसी का करेंगे। फिर एम्पियर्स ने कहा कि पहले तो समझ गए, जिस पॉइंट पर निकालना उसको चीरता हुआ एक लूप बनाइए, उस लूप को क्या नाम दे दिया गया? एम्पियर्स लूप। फिर उन्होंने कहा कि एक डायरेक्शन क्रिएट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। हम डायरेक्शन मान लिए इधर, ये डायरेक्शन मान लिए लूप का, करंट का, लूप का, कि लूप की डायरेक्शन ऐसे है, तो डीएल वेक्टर अगर कट करोगे ये, ठीक है, ये टेंजेंशियल होता है बेटा, याद रखना। टेंजेंशियल समझते हैं कि डीएल जो है बी के ठीक टेंजेंशियल होना चाहिए। कट किए डीएल, ये ऐसे ऐसे, बात समझ में आ रही है? टेंजेंशियल होगा। यहाँ पूरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? तो हम किसी एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा और एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए, आप ध्यान से समझिए, हमने एक डायरेक्शन क्यों माना, इसीलिए ज़रूरत थी। करंट इधर जा रहा था, करंट किधर जा रहा था? इधर। करंट जिधर जा रहा है उसके पॉइंट की तरफ अपना, जिस पॉइंट पे निकालना है, अपनी फिंगर को कर्ल कर लिए। जिस पॉइंट पर निकालना फिंगर को कर्ल करिए। अंगूठा जिधर बताएगा, अंगूठा अंदर बता रहा है तो वाला करंट पॉजिटिव, अंदर वाला यानी ये वाला करंट क्या हो गया? अरे भाई अंदर I1 तो है, यानी I1 को क्या मान लेंगे? पॉजिटिव। फिर ध्यान समझना, जिस पॉइंट पर निकालना था उस पॉइंट पर अपने फिंगर्स को कर्ल कर लो, कर्ल कर लो, फिंगर को क्या कर लो? कर्ल कर लीजिए। अंगूठा खोलिए, अंगूठा जिसको बताएगा, अंदर बता रहा है ना, तो इन दोनों में अंदर कौन होता है? अरे क्रॉस है अंदर की, ये अंदर है, क्रॉस, क्रॉस ना, तो इसको पॉजिटिव मान लेंगे। तो अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा अपने आप क्या हो जाता है? बात समझ में आ रहा है? फिर नहीं समझे? जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पर जो है अपने फिंगर्स को जो है कर्ल करके ले जाइए। तो हमको इधर नहीं ना पॉइंट है, पॉइंट तो इधर है, तो पॉइंट को इधर है, देखो फिंगर को ले गए। अंगूठा को खोलिए, अंगूठा डायरेक्शन किसका बता रहा है? इनवर्ड का बता रहा है ना, अंदर। तो अंदर वाला इनवर्ड I1 था, तो I1 तो पॉजिटिव हो गया और I2 क्या हो गया? नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? तो एम्पियर सर्किटल लॉ ने अपनी इस लॉ में बताया बेटा कि लाइन इंटीग्रल, देखो इंटीग्रल, ये गोला बताता है पूरे लूप का इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, बी डॉट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्किटल लॉ ने कहा कि बी डॉट डी एल का इंटीग्रल म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड का मतलब सिर्फ अंदर वाला ही करंट लेंगे, बाहर का करंट नहीं लेंगे। इनसाइड में करंट कौन कौन सा है? इनसाइड में करंट कौन कौन सा है? I1 और I2 है। I1 को क्या मान लिए? पॉजिटिव, और I2 को क्या मान लिए? तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट, आई की जगह लिख सकते हो I1 माइनस I2। समझ गए? अच्छा, कोई जरूरी नहीं बेटा कि डायरेक्शन तुम यही पॉजिटिव मानो, मेरी बात समझना। हम इधर की जो हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया, हम डायरेक्शन को इधर से भी मान सकते थे, पॉइंट इधर हो जाता, डायरेक्शन इधर ले सकते थे, तो कहीं भी तो फर्क पड़ सकता है, उससे कोई बहुत मतलब नहीं है, वो आगे समझेंगे क्या होता है। ये बात समझ में आया? आई इनसाइड कैसे निकला? नहीं समझ पा रहे हैं? आई इनसाइड पूरी बात समझ में आ रहा है, लेकिन देखो फिर मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक कहता है बहुत ही आसान कर दिया आपके लिए, आपके लिए एनसीईआरटी ने आसान कर दिया। कहा कि ये लास्ट हर जगह आप नहीं लगा सकते हैं। एनसीईआरटी कहता है, गलत है वो, आप हर जगह ला लगा सकते हैं, हर कहीं भी इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने कहा हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं, उसने 3 पॉइंट बताए, कहे जहाँ ये 3 पॉइंट है वहीं पर यूज करिए।
गलत है बेटा वो। आप हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन खैर आपको बोर्ड का जिसको एग्जाम देना है उसके लिए तो वो ला याद कर लीजिए। कभी कभार पूछता है कि एनसीईआरटी के रिगार्डिंग कौन से 3 पॉइंट हैं, वो तीनों पॉइंट आप याद कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ला यूजफुल कब है? दिस ला इज यूजफुल मतलब हमारे लिए कब उपयोगी है? इफ पहला पॉइंट एनसीईआरटी के रिगार्डिंग क्या बोला था? बी इज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल समझते हो ना? टेंजेंशियल का मतलब कुछ एंगल ही नहीं बनेगा। अरे डीएल और बी ऐसा हो जाए, इधर डीएल है तो बी भी इधर ही हो जाए, इधर डीएल है तो बी भी इधर ही हो जाए। समझ गए? नहीं समझ पाए? जिधर डीएल है उधर ही क्या हो जाए? बी है, तो बी क्या हो जाए? टेंजेंशियल टू लेंथ इज टेंजेंशियल टू लेंथ का क्या हो जाए? टेंजेंशियल हो जाए। समझ पा रहे हो? एंड नॉन जीरो मतलब एंड कांस्टेंट। जीरो ना रहे लेकिन क्या रहे? बहुत ही आसान कर दिया भाई। ये तो कह रहा है बी तो टेंजेंशियल हो जाए। टेंजेंशियल हो गया तो फार्मूला क्या बना? देखो बी, अब बी और डीएल के बीच कोई एंगल ही नहीं बनेगा, तो बी डॉट डीएल बराबर क्या बनेगा? मैं वहीं पे लिख दूं क्या? ये तार फंस जाता है बार बार। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? नॉर्मली अगर समझा जाए, बस इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। बी डॉट डीएल को क्या लिख सकते हो? बी डीएल कॉस थीटा। थीटा की जगह 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्यों 0 होगा? टेंजेंशियल था तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो क्या बच गया अंदर? बी डीएल। मेरी बात समझो। फिर कह रहा है कि बी कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। जीरो नहीं है और क्या होना चाहिए? अरे यार कांस्टेंट है तो भैया बाहर कर दो ना, तो अंदर क्या बचा? अब तो बड़ी आसान हो गया। डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, जैसा लूप वैसा निकल गया। सर्कुलर है तो 2πr हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेमी सर्कुलर है तो कैसा? सेमी सर्कुलर नहीं, अगर स्फीयर बना तो कैसा हो जाएगा? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो कितना आसान इसने कर दिया। यानी बी इंटू एल हो गया। कोई दिक्कत हुआ? बोलो भाई, ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? फिर दूसरा कंडीशन कहा। इसने दूसरा क्या बोला? कि बी इज नॉर्मल टू द लेंथ। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर हो जाए। बहुत ही आसान कह दिया। कहा कि पहला कंडीशन में बी टेंजेंशियल होना चाहिए, तब इस लॉ को लगा लो। यदि बी टेंजेंशियल है तब लगा लो। फिर दूसरे में कहा कि बी यदि नॉर्मल है तब लगा दो। किसके? लेंथ के। अगर नॉर्मल हो जाएगा लेंथ तो फार्मूला क्या बनेगा? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी डीएल कॉस 90। बोलो भाई बनेगा कि नहीं बनेगा? कॉस 90 की वैल्यू 0। पूरा टर्म क्या हो गया? ये तो बहुत आसान है। अगर हमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो जल्दी जल्दी लगाया जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आया? बी कैसा होना चाहिए? पहला टेंजेंशियल होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा क्या बोला है? बी इज नॉर्मल टू द लेंथ। लेंथ का क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। और तीसरा बी इज वेनिसेस। ये एनसीईआरटी का वर्ड है। वेनिसेस का मतलब खत्म होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। बी क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। बी क्या हो जाना चाहिए? अरे यार जब बी 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 नहीं हो जाएगा। मेरी बात समझो। तो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग तो बड़ी आसान दे दिया। एनसीईआरटी के रिगार्डिंग तो हम निकाल ही सकते हैं। 3 कॉन्सेप्ट है, 3 लॉ है एनसीईआरटी के रिगार्डिंग। पहला बी क्या होना चाहिए? टेंजेंशियल होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है? बी क्या होना चाहिए? नॉर्मल टू द लेंथ होना चाहिए। तीसरा क्या है? वी वेनिसेस होना चाहिए। वी 0 हो जाना चाहिए। और जब बी 0 हो जाएगा तो बी डॉट डीएल भी 0 हो जाएगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? ये पूरी एम्पियर सर्किटल लॉ इन्हीं पर थी भी। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। क्विक हरी, अब जल्दी जल्दी नोट करिए। तो बहुत ही आसान से कंडीशन था, इसमें कोई किसी को दिक्कत तो है नहीं। समझ में आ रहा होगा सबको? चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग। एम्पियर सर्किटल लॉ का फार्मूला पता कर लो। क्या होता है फार्मूला? इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। एक फ़ायदा यह है कि बाहर के भी करंट को एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर देता है। बात समझ में आ रहा है? पूरी बात समझ में आ रहा है सबको? चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। हेडिंग डालिए सभी लोग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
इनफाइनाइट स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, समझो। इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट, मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है, इस आर दूरी पर बेटा एक पॉइंट पी है, इस पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एम्पियर सर्किट लॉ से, एम्पियर सर्किट लॉ से निकालना है, ध्यान समझना। तो अगर एम्पियर सर्किट लॉ से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चीज़ समझना पड़ेगा। बहुत आसान से, कोई टफ चीज़ें नहीं जो अब तुम ना कर पाओ। एम्पियर सर्किट लॉ ने कहा कि सबसे पहला काम, उस पॉइंट पर एक लूप ड्रा करिए। क्या ड्रा करिए? इसको चीरता हुआ एक लूप ड्रा कर दो। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, कंफर्म? अगर इस लूप को ध्यान से देखो तो लूप ऐसे देखो, अगर लूप को ऐसे देखो तो करंट ऊपर आ रहा है। देखो करंट ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर आ रहा है। करंट किधर आ रहा है? कंफर्म सभी लोग समझ पा रहे हैं? हम डीएल वेक्टर यदि ले लें, डीएल, तो बी की डायरेक्शन ये, बी की डायरेक्शन ये बात तो शायद सबको समझ में आ रही है। बोलो भाई, यही तो होगा। बी 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 कटता चला जाएगा। बी बी की डायरेक्शन दिखाई दे रहा है हमको, कैसे होगा? पॉइंट, अरे पॉइंट पी तो यही है ना कहीं। मेरी बात समझना, नहीं समझ पाए अभी भी? करंट किधर आ रहा है? पॉइंट किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं दिख रही है। कंफर्म सबको? बोलो भाई। देखो करंट ऐसे, मैग्नेट, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अरे वही तो। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आओ। करंट ऊपर आ रहा था, ऊपर, पॉइंट उधर, मैग्नेटिक फील्ड निकल तो गया उधर। करंट इधर, ऊपर, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही है, ये बाहर ही है। समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ रहा है। यानी अगर हम बात करें यदि, तो इसका फार्मूला यदि अप्लाई करें, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल को क्या बी डी एल कॉस जीरो लिख सकते हो, क्योंकि बी और डी एल के बीच कोई एंगल ही नहीं है, जीरो नहीं होगा। इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अंदर कितना करंट है? लूप के अंदर आई करंट, इतना करंट है, एक ही करंट है ना। अभी तुम पढ़े हो सर I1 माइनस I2 भी था, वो दो करंट था तब, इसलिए डायरेक्शन नहीं बनाया गया है। एक ही करंट है। कितना करंट है? तो सिर्फ आई लिख दो ना। इनसाइड का मतलब उसके अंदर। देखो कभी अगर क्वेश्चन का इस पर करंट हो तो ये नहीं लिया जाएगा, लूप पर करंट नहीं लेना है, लूप के अंदर। समझ रहे हो? यानी आई हो गया, बी तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो बेटा, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो अंदर क्या बचा बेटा? डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। डीएल का क्या हो जाएगा बेटा? क्या मैं सीधे 2 पाई आर लिख दूं? कोई दिक्कत है किसी को? कोई समस्या है बेटा? तो बी बराबर जरा सोच के देखो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर होगा है? ये तो फार्मूला पढ़े थे। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया गया? क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 होती है, आसान हो जाता है। तो निकल तो गया। किसी इन्फानाइट वायर के कारण, इन्फानाइट वायर के कारण जो स्ट्रेट करंट है, किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किट लॉ से। समझ पा रहे हैं? तो बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है सारी चीज़ें, इसको नोट करिए सब लोग। और जो लोग पीछे के, अगर आपने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं, वीडियोस नहीं देखे हैं, तो पीछे के पूरे वीडियोस देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, ताकि आराम से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोई टफ चीज़ें इसमें नहीं है। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी देखेंगे। थैंक यू।